गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हमने देखना है भी पुलिस का प्रैक्टिस सेट सेकंड। एक प्रैक्टिस सेट हम देख चुके हैं और इससे पहले दो पुलिस के प्रीवियस ईयर्स के पेपर हम लोग देखे हैं 2019 के। मैं विजय कुशवाहा। शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों को शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक निश्चित धन एक निश्चित साधारण ब्याज दर पर इस प्रकार उधार दिया गया कि ब्याज दर का आंकिक मान समय अवधि के समान है। यदि मिलने वाला साधारण ब्याज मूलधन का 9/25 हो तो समय अवधि क्या है? साधारण ब्याज मूलधन का 9/25 है। यानी कि अगर मूलधन आपका कितना है, 25 रुपये है, तो साधारण ब्याज कितना है आपका? 9 रुपये है। यही तो है। साधारण ब्याज मूलधन का 9/25। इसका मतलब है 25 रुपये अगर मूलधन तो साधारण ब्याज 9 है। एक शर्त और दे रखी है, ब्याज दर का अंकित मान समयावधि के समान है। ब्याज दर का अंकित मान समयावधि के समान है। बस ये दो शर्तें हैं। लगा लीजिए एस आई इक्वल टू क्या होता है? पी आर टी अपॉन 100। आर और टी बराबर है और हमसे पूछा क्या है? समयावधि टी। इसका मतलब मैं आर की जगह पे टी रख सकता हूँ। एस आई हमें मिला है कितना? 9 रुपये। टी हमें कितना मिला है? 25 रुपये। आर की जगह हम क्या रख सकते हैं? टी, क्योंकि हमने टी ही पूछा है। अपॉन 100। 25 चौक 100। इधर आएगा 4×9 = 36। टी इंटू टी आपका टी स्क्वायर होता है। इस तरह से टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 वर्ष। आसान था, बेसिक फॉर्मूले पे क्वेश्चन बनाया जाता है। काफ़ी क्वेश्चन इस पे बनते हैं, आपका ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट, 1500 की एक धनराशि 8% चक्रवृद्धि ब्याज दर से कितने वर्षों में इतने रुपए हो जाती है? मूलधन कितना है आपका? 1500 रुपये उधार लिए गए हैं। किस दर से उधार लिए गए हैं? 8% के हिसाब से। कितना हो गया मिश्रधन? 1749 रुपये 60 पैसे। ध्यान से समझिएगा। 1500 रुपये 1749 रुपये 60 पैसे होगा। ये पूछा कितने वर्षों में होगा, यही तो पूछा था आपसे। हमने देखा ब्याज हमें कितना मिला भाई, 1749 में से ये घटाएंगे तो 249 बचेगा और भी 60 पैसे ये बचेगा। यानी हमें ब्याज कितना मिला? 249 रुपये 60 पैसे मिला। यहाँ हम जो यूज़ करते हैं वो स्लैब मेथड का यूज़ करते हैं। सीआई पूरा चैप्टर हम स्लैब मेथड से बनाते हैं। आपका जो मेथड है उससे यूज़ कीजिए। स्लैब मेथड क्या कहता है? मान लीजिए पैसा उधार लिया गया था 1000 रुपये। ब्याज दर कितनी है? 10% है। कितने समय के लिए लिया गया? 2 वर्ष के लिए लिया गया। 3 वर्ष कर लेते हैं, 3 वर्ष के लिए। तो पहले वर्ष में सिंगल स्लैब, दूसरे वर्ष में डबल स्लैब, तीसरे वर्ष में ट्रिपल स्लैब। अगर 4 साल का केस हो तो 4 स्लैब बनते चौथे वर्ष में। यहाँ पर 1 साल का एसआई, 1 साल का एसआई, 1 साल का एसआई रखते हैं। अब निकालेंगे कैसे 1 साल का एसआई? भाई पैसा उधार लिया गया था 1000। 1000 का 10% कितना होगा? 100 रुपये हो गया। 100 रुपये हम यहाँ रखेंगे, 100 रुपये हम यहाँ रखेंगे, 100 रुपये यहाँ रखेंगे। इस तरह से देखा जाए तो 300 रुपये तो हमें यही मिल गए। ये साधारण ब्याज हो गए। इस वाले पे क्या करते हैं? पिछले साल के ब्याज पर ब्याज 10% के हिसाब से 10 रुपये यहाँ मिलेंगे। इस पर क्या होगा? इसका 10% मिलेगा जो 1 रुपये होगा। इस पे क्या होगा? इसका 10% और इसका 10%, यानी 10 रुपये और 10 रुपये कितना हो गया? 20 रुपये। अगर ब्याज दर शुरू से लेकर सेम रहती है, 10% है, 10% शुरू से लेकर सेम रहती है, हर वर्ष 10%, 10% है, सेम है, तो देखा जाए तो यहाँ पे क्या होता है? इसका ठीक डबल आता है। 30 रुपये मिले, 30 ये मिले, एक ये हो गए। 30 रुपये यहाँ मिला, एक ये मिला, कितना हो गया? 331 रुपये हो गया टोटल सीआई 3 वर्ष का। चलिए यहाँ पर क्या हुआ? हमें चाहिए 249 रुपये 60 पैसे। पहले साल में 1 स्लैब, दूसरे साल में 2 स्लैब, तीसरे साल में 3 स्लैब, चौथे साल में 4 स्लैब। 4 साल का केस पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा देखेंगे। यहाँ पे 1 साल का साधारण ब्याज, 1 साल का साधारण ब्याज, 1 साल का साधारण ब्याज।
चलिए 1500 रुपये उधार लिए गए थे 8% की दर से, 15 × 8 = 120, 120 रुपये हो गए 1 साल का साधारण ब्याज। तो हम यहाँ 120 रुपये रखेंगे, फिर 120 रुपये रखेंगे, फिर 120 रुपये रखेंगे। यहीं से आइडिया हो जाता है आपको। देखिए 1 साल का साधारण ब्याज आपका 120 है, 120 240 हो गए, और हमें चाहिए CI 249 रुपये 60 पैसे। अगर हम तीसरे साल को भी शामिल कर लें तो क्या होगा, 120 120 और 120 360 रुपये हो गया, तो ज़्यादा हो गया। साधारण ब्याज ही 360 रुपये है, जबकि CI और ज़्यादा होता है। तो हमें तो CI मात्र 249 रुपये 60 पैसे चाहिए। इसका मतलब हमारा केस 3 साल का नहीं है, केस हमारा 2 साल का हो सकता है या 2.5 साल का केस। चलिए अब इस पे आ जाइए, इस पे निकालेंगे हम इसका 8%। 12×8 = 96 यानी 9 रुपये 60 पैसे। 120 120 240 रुपये 49 पैसे आ गया CI 2 साल का, 249 रुपये 60 पैसे। इसका मतलब हमारा केस कितने साल का था, 2 वर्ष का था। पैसा कितने साल के लिए उधार लिया गया था, 2 वर्ष के लिए। उम्मीद है ये समझ में आया होगा। फिर से देखिए, पैसा उधार लिया गया कितना, 12,000 रुपये, 5% की साधारण ब्याज दर से लिया गया, साधारण नहीं सॉरी चक्रवृद्धि ब्याज दर से लिया गया, और ये कितना होगा, 13,560 रुपये हो गया। विषय धन कितना मिला, 13,560 रुपये 75 पैसे मिला। यानी कि ये कितना CI कितना टोटल हो गया हमारा, 1,560 रुपये 75 पैसे हो गए। कितने साल का केस है यही पूछा, कितने कितने वर्षों में ना, कितने वर्षों में ये कितने साल का केस है, चलिए देखते हैं। तो ये पहले साल में 1 स्लैब, दूसरे साल में 2 स्लैब, तीसरे साल में 3 स्लैब, एंड सो ऑन चलता चला जाएगा, चौथे साल में 4 स्लैब। तो रख लें 1 साल का ब्याज निकाल लेते हैं। तो 12,000 का 5% कितना होगा, 12×5 = 60, 600 रुपये हो जाएगा, 20% से कैंसिल आउट हो जाएगा। 600 रुपये ये हो गए और 600 रुपये ये हो गए, 1200 रुपये साधारण ब्याज मिल रहा है, 600 होगा, 1800 रुपये साधारण ब्याज होगा, जबकि यहाँ पे कितना 1560 रुपये CI है। तो CI तो ज़्यादा होता है SI से। तो इसका मतलब हमारा ये 3 साल का केस नहीं है, हमारा या तो 2.5 साल का केस होगा या 2 साल का केस, क्योंकि यह 600 1200 रुपये हो गए। अगर मैं 300 और जोड़ूंगा तभी तो 1500 मिलेगा ना लगभग, है ना। तो इसका मतलब है ये हमारा 2.5 साल का केस बन रहा है। अब समझिए हम 2.5 साल का केस बनाते कैसे। यहाँ पे 1 वर्ष का ब्याज रखा जा रहा है, यहाँ पे 1 वर्ष का ब्याज रखा जा रहा है। यहाँ पहले तो हम बना लें इसको 5% के हिसाब से, 5×6 = 30 रुपये ये हो गया। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जब ब्याज दर शुरू से लेकर सेम होती है दुगना आता है, 2 × 30 आता है। यहाँ पे रखिए इसका 5%, 5×3 = 15 यानी 1.5 आ गया। इस पे हमें क्या रखना, आधे वर्ष का केस। हालांकि आप समझ गए 2.5 वर्ष का केस है ना, 1500 पैसे मिला। आधे वर्ष का रखना तो ये क्या हो जाता है आपका आधा, तो आधा यानी कि 300 रुपये हो जाएगा। इसका आधा करेंगे 30 रुपये हो जाएगा, 1.5 रुपये का आधा 75 पैसे हो गया। यहीं से आइडिया हो जाता है, देखो 75 पैसे मिल रहा है, 75 पैसे मिल रहा है ना। और 600 600 1200 और 300 1500 रुपये हो गया ना, 1500 हो गया। बाकी देखो 30 और 30 रुपये 60 पैसे। इसका मतलब हमारा केस कितने साल का है, 2.5 साल का केस, 2 वर्ष 6 माह का केस। इसमें भी आपको ज़्यादा पेन चलाने की जरूरत नहीं है, इतना अगर अच्छी प्रैक्टिस है तो आप ओरली कर सकते हो इसको, बस स्लैब मेथड समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट, 3 मित्र ABC क्रमशः इतना इतना और इतना रुपए लगाकर एक योजना में शामिल होते हैं। 5 वर्ष पश्चात योजना के परिपक्व होने पर A को मिलने वाला लाभांश C को मिलने वाले लाभांश से 1800 रुपये अधिक है। कुल लाभ कितना है, ठीक है। तो हम क्या करें, पहले तो इनका रेशियो बना लें। इसने 2 जीरो कैंसिल किया, 2 जीरो कैंसिल किया, ये 17 से कटना, 17 चौक 68, 17 तिया 51, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34। तो इसका मतलब है ए का जो निवेश है
वो 4 रुपये मान लेते हैं, बी का निवेश हम मान लेते हैं 3 है, तो सी का निवेश कितना है, 2 रुपये है। कितने साल के लिए लगा पैसा, ये 5 वर्ष के लिए। इसका मतलब है इसका भी पैसा 5 वर्ष के लिए लगा है, इसका भी पैसा 5 वर्ष के लिए लगा है, इसका भी पैसा 5 वर्ष के लिए लगा है। यानी 5 वर्ष में इसका 20 रुपये लग गया, इसका 15 रुपये लग गया, इसका 10 रुपये लग गया। ए को मिलने वाला लाभांश सी के लाभांश से 1800 रुपये अधिक है। अच्छा, अब देखो देखा ये कितना हो गया, इसको 20 रुपये का निवेश हो गया, इसके 15 रुपये का निवेश हो गया और इसके 10 रुपये का निवेश हो गया। यहाँ एक बात और समझिए, अभी तो रेशियो रेशियो है ना, ये सब रेशियो तो था, निवेश का रेशियो है। अगर इसमें कुछ कैंसिल हो सकता ना, तीनों में कुछ कैंसिल हो सकता, काट दो, ये जो 5 थे एक्स्ट्रा वो कट जाते। 5 4 5 3 5 2 वापस वही आ जाएगा। इसका मतलब है समय अवधि अगर सबके लिए सेम है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो इनका जो निवेश का रेशियो है, निवेश का रेशियो कितना है, 4 3 और 2 का है। तो जिस अनुपात में ये लोग निवेश करते हैं वही अनुपात में लाभांश बढ़ता है इनका, उसी अनुपात में क्या होता है, लाभांश बढ़ता है। तो यही हमारा लाभांश का अनुपात हो जाएगा, यानी कि 4 3 2, यही हमारा लाभांश का अनुपात हो जाएगा। ए को मिलने वाला लाभांश सी को मिलने वाले लाभांश से 1800 रुपये अधिक है। ए को मिलने वाला लाभांश सी को मिलने वाले लाभांश से 1800 रुपये अधिक है, यानी कि दो रेशियो की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 1800। फिर पूछा क्या है, तो कुल लाभांश, कुल लाभ कितना हुआ, 4 3 7 2 9 की वैल्यू पूछी। 2 ने 18, 9 ने 8100। आसान सा क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन था पार्टनरशिप का। नेक्स्ट देखिए, तीन मित्र एबीसी क्रमशः 9000, 12600 और 7200 रुपये लगाकर ये व्यापार शुरू करते हैं। 6 माह पश्चात बी अपनी निवेशित राशि में से 600 रुपये निकाल लेता है, जबकि सी 800 रुपये निकाल लेता है और निवेश करता है। अच्छा, सी भी और निवेश कर रहा है। एक वर्ष के अंत पर तीनों को मिलने वाला लाभांश किस अनुपात में हुआ। देखिए यहाँ पे 600 रुपये निकल रहा है और यहाँ पे 800 रुपये निकल रहा है। तो जो निकल रहे हैं, देखिए ध्यान समझिएगा, 600 रुपये जो निकल रहे हैं इसमें 2 जीरो हैं, 800 रुपये ऐड हो रहे हैं, इसमें 2 जीरो हैं। हम क्या करेंगे, सबके 2 जीरो हटा सकते हैं, अगर हैं कॉमन सब में तो 2 जीरो हटा देते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर ए ने लगाया है 90 रुपये, बी ने लगाया है 126 रुपये और सी ने लगाया है 72 रुपये। ये कितने माह के लिए हुआ था, लगाकर एक व्यापार शुरू करते हैं। 6 माह बाद परिवर्तन हुआ है, 6 माह बाद परिवर्तन हुआ और 1 वर्ष का केस है। ध्यान से समझिए, कुल समय कितना था, कुल समय कितना था, 1 वर्ष का था। और जो चेंज आया है वो कितने वर्ष बाद आया, 6 महीने बाद चेंज आया, 6 महीने। जब ये समय अवधि इक्वल होती है, जो चेंज वाली समय अवधि इक्वल होती है, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती, तब कोई वैल्यू नहीं रह जाती। तो मैं समय अवधि रखूंगा अभी तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। चलो मैं रख भी देता हूँ आपको समझाने के लिए। तो इसका 90 रुपये लगा शुरू के 6 महीने के लिए, इसका भी 90 लगा 6 महीने के लिए, इसका भी 126 लगा 6 महीने के लिए, इसके लिए 72 लगा 6 महीने के लिए। फिर इनमें चेंज आया, फिर इनमें चेंज आया, इसका 90 रहा पूरे अगले 6 महीने के लिए, लेकिन इसने अपना 600 लिखा था, यानी 6 रुपये निकाल लिए, तो 6 रुपये निकाल लिए, तो यानी इसके 120 रुपये रहे अगले 6 माह के लिए। इसने क्या किया, 800 यानी कि 8 रुपये ऐड कर दिए, तो ये हो जाएगा 80 रुपये अगले 6 महीने के लिए। इनका निवेश का अनुपात निकालने से पहले आप देखोगे, 6 6 कॉमन, 6 6 कॉमन, 6 और 6 कॉमन, ये कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाते हैं। इसीलिए मैंने कहा था जब चेंज ठीक बीच में हो, जैसे 1 वर्ष का केस है तो 6 महीने बाद चेंज किया गया, तो समय अवधि का कोई रोल नहीं होता। अगर जैसे 2 वर्ष का केस होता आपका और परिवर्तन 1 वर्ष बाद होता, 1 वर्ष बाद परिवर्तन होता, तो इसका भी कोई रोल नहीं रहता। तो अब 90 और 90 इनका, इसका निवेश हो गया 180 रुपये का, 126 और 120 रुपये निवेश, 240 रुपये का हो गया। 72 80 150 152 रुपये का निवेश हो गया। इनके लाभांश, और यही जो निवेश का अनुपात है, हमने बताया निवेश का अनुपात ही क्या बन जाता है,
लाभांश का अनुपात बन जाता है। जिस अनुपात में निवेश किया जाता है उसी अनुपात में लाभ मिलता है। तो 180 ए का, 246 बी का और 152 सी का। ये अगर कैंसिल आउट हो रहे हैं किसी न किसी से तो कैंसिल आउट कर दीजिए। देखिए ये 4 से कट रहा है, 4 से नहीं कट, 2 से कटेगा। 2 सतह 14, 1 2 छिंग 12, 2 1 2 2 2 3 2 90। ये 3 से कट रहा है, ये दोनों भी 3 से कट रहे हैं, 3 से 7 6 3 से नहीं कट रहा है, अभी किसी से नहीं कटेगा। 90 हो जाएगा, 123 हो जाएगा और 76 है। उम्मीद है आपको समझ में आया। नहीं समझ में आया होगा तो फिर से कर लीजिए। अच्छा ये सब इतना लेंथी इसलिए बन गया क्योंकि मैंने आपको डिटेल में समझाई। तो आपको करना क्या था, ए का लगा 90 रुपये, बी का लगा कितना 126 रुपये और सी का लगा कितना 12 रुपये। ये पूरा 12 महीने के लिए लगा है ना। अगले महीने नहीं, 6 महीने फिर 6 महीने तो 90 रुपये। इसका 120 रुपये अगले महीने के लिए, अगले 6 महीने के लिए, और इसका अगले 6 महीने के लिए 80 रुपये। आप इस तरह से बना लेते हैं। जब समय अवधि आपकी समान, ये चेंज हुआ था बीच में, ठीक समान है, तब इन समय अवधि का कोई रोल नहीं होता। नेक्स्ट, एक धन एक निश्चित साधारण ब्याज दर से स्वयं का दोगुना होने में 20 वर्षों का समय लेता है, ब्याज दर क्या है। ठीक है, मान लीजिए धन है, मान लीजिए धन कितना है आपका 100 रुपये है। एक निश्चित साधारण ब्याज दर से 2 गुना हो गया, भैया मिश्र धन कितना मिल गया आपको 200 रुपये होगा। कितने साल लगे इसे, ऐसा समय लगे 20 साल, 20 वर्ष लगे। साधारण ब्याज के केस में क्योंकि साधारण ब्याज हर साल का फिक्स होता है, इसलिए आप ऐसा कह सकते हो कि ये 200 रुपये जो बढ़ रहे हैं 2 साल का, 20 वर्षों में हुआ ना, 20 वर्षों में, 20 वर्ष में जो साधारण ब्याज मिला वो भी 100 रुपये तो होगा। समझे आप लोग, 100 रुपये मूलधन था, मिश्र धन 200 रुपये हो गया, यानी कि ब्याज कितना हो गया यहाँ पे, एसआई कितना हो गया 100 रुपये हो गया, नहीं होगा। तो ये 100 रुपये जो हुए हैं कितने वर्षों में हुए हैं, 20 वर्षों में। तो एक साल, हाँ एक तो मुझे क्या 200 रुपये मिले 20 वर्षों में, तो एक वर्ष में निकाल लूँ, एक वर्ष में कितना मिलेगा, एक वर्ष में कितना मिलेगा 100/20, यानी कि 5 रुपये का ब्याज, 5 रुपये का ब्याज। अब हमें पता है ब्याज दर क्या होती है, एक साल का ब्याज मूलधन का कितना प्रतिशत। एक साल का ब्याज 5 है, मूलधन हमने 100 माना था, कितना हो जाएगा 5%। इसको फिर से समझ लीजिए, पैसा उधार लिया गया था 100 रुपये, ये कितना हो गया 200 रुपये दुगना हो गया, 200 रुपये दुगना हुआ, यानी कि जो ब्याज मिला कुल, ऐसा ही है ना, कुल ब्याज कितना मिला हमें 100 रुपये ब्याज होगा। ये कितने सालों में हुआ है, ये टोटल 20 वर्षों में हुआ है, ये टोटल 20 वर्षों में हुआ है। हमें पता है कि ब्याज दर क्या होती है, एक साल का ब्याज मूलधन का कितना प्रतिशत है, तो हमें एक साल का ब्याज निकाल लें। तो 20 वर्षों में हमें ब्याज मिलता है कितना 100 रुपये, तो एक साल में ब्याज कितना मिलेगा 5 रुपये, बस 5 रुपये 100 रुपये का कितना प्रतिशत है 5%। आप ऐसा इक्वल टू पी भी लगा सकते थे, ये मैंने इसलिए समझा, अगर ये क्लियर हो गया आपको तो बिना पेन के बना सकते हैं आप। कैसे, 2 गुना होने का मतलब 100 रुपये 200 रुपये हो गए, यानी 100 रुपये का ब्याज 20 वर्ष में, 100 रुपये का ब्याज 20 वर्ष में, 20 वर्षों में 100 रुपये मिल रहा, तो एक वर्ष में 5, वही 5% ब्याज दर होगी। अगर आप समझ गए तो और बना सकते हैं। एक धन एक निश्चित साधारण ब्याज दर से स्वयं का 4 गुना हो जाता है, जैसे ओरली बनाए इसको बताओ, स्वयं का 4 गुना हो रहा है। 4 गुना होने का मतलब है अगर 100 रुपये उधार लिए वो 400 रुपये मिश्रधन बनना है। जब 400 रुपये मिश्रधन बनना है तो ब्याज दर ब्याज कितने मिलेंगे 300 रुपये, है ना, 300 रुपये मिल रही है, कितने वर्षों में 40 वर्षों में, 40 वर्षों में 300 रुपये, तो एक वर्ष में 300/40, 300/40 यानी कि 30/4, 30 का चौथाई 7.5% आ जाएगी सीधे सीधे, अगर आप समझते हैं तो। नहीं तो बनाइए, मूलधन मान लीजिए कितने रुपए लिया आपने 100 रुपये, मिश्रधन कितना हो गया
4 गुना हो गया, यानी 400 रुपये हो गया। 400 रुपये होने का मतलब है आपको टोटल ब्याज कितना मिला? 300 रुपये। ये कितने वर्षों का ब्याज है? ये टोटल 40 वर्षों में मिला। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 300 को हम 40 से डिवाइड कर दें, 7.5। और चूँकि 1 साल का ब्याज हमें पता है ब्याज दर क्या होती है, पहले साल का ब्याज मूलधन का कितना परसेंट? तो 7.5, 7.5 100 का कितना परसेंट? कितना हो जाएगा? 7.5%। ओरली बन सकता है अगर आप समझते हैं। नेक्स्ट, 5 प्राप्तांकों 210, 250, 180, 307 तथा 303 का औसत x है। इनमें से एक ऐसी संख्या निकाली जाती है जो 25 से विभक्त है। शेष संख्याओं का औसत निकाला जाता है जो y है। y और x का औसत क्या होगा? चलिए, जैसा कह रहा है वैसे करते जाइए। 210, 250, 180 और 307 तथा 303 का औसत x है। बना लें औसत। भाई 200, 400, 500, 800 और 3 1100 रुपये तो मुझे यही मिल गया। और 10 रुपये, ये 60, 60, 140, 147 और 3 150, 150 ही होगा। टोटल हो गए 1250 रुपये। औसत बनाने के लिए क्या करेंगे? औसत बनाने के लिए ये योग है टोटल। औसत बनाने के लिए क्या करते हैं? योग बटे संख्या। कितनी संख्याएं? 1, 2, 3, 4, 5 संख्या, 5 से डिवाइड कर दिया, 50। ठीक, औसत हमें मिल गया। सॉरी, 25 पंजे 150 होता है ना, 250 औसत। ये हमारा क्या है? x है। भाई जैसे ये कह रहा है वैसे करते आ रहा है। इनमें से एक ऐसी संख्या निकाल ली जाती है जो 25 से विभक्त है। बताओ भाई, 210 क्या 25 से विभक्त है? 180 है क्या 25 से? 307 है क्या? 300 एक ही है, इसे हटा दिया। 250 हटा दिया तो उनका औसत भाई 100, 1250 तो हम पहले से बना चुके थे। इसमें से मैंने 250 हटा दी तो कितना बचेगा? 1000 तो बचेगा। अब इस 1000 का मुझे क्या बनाना है? औसत। अब चार संख्याएं 4 बची तो 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 250। ये भी 250। ये हमें कितना मिल गया? y। 6 संख्याओं का औसत निकाला जाता है, ठीक है। y और x का औसत क्या होगा भाई? y और x का यानी 250 वो भी है, 250 ये भी है। इनका औसत कितना आएगा? ये भी कितना आएगा? 200। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो दोबारा देख लीजिएगा। नेक्स्ट, 4 प्राप्तांक है 640, 656, 280 और 135 का औसत निकाला गया। इनमें से एक पांचवा प्राप्तांक जोड़ा गया। पांचों संख्याओं का औसत निकाला जाता है। नया औसत कितना? पांचवा प्राप्तांक जोड़ा गया, ये बताया नहीं कौन सा जोड़ा गया। और इसमें मिस प्रिंटिंग कर दी मैंने। 1 मिनट देखो, मेरे पास क्वेश्चन है, क्या जोड़ा गया होगा। नमा 380 जोड़ा जाता है। इसमें पांचवा प्राप्तांक 380, 380 जोड़ा गया। पांचों संख्याओं का औसत निकाला जाता है। नया औसत क्या होगा? चलिए पहले हम इनका औसत निकाल लें। 600, 1200, 1400, 1500 तो मुझे यही मिल गए। फिर हमें मिले 4, 5, 9, 17, 3, 20, 200 हमें ये मिल गए। 6, 6, 5, 13 ये मिल गए। 6, 5, 11 सॉरी, जोड़ लें। 1, 1, 1721। कहीं कुछ गड़बड़ है क्या इसमें भी? 640 है, 656 है, 280 है। 6, 6, 12, 2, 14 और एक 1500, ये हो गया 40। 106, 186, 186 और 35, 1,
21 22 क्या जोड़ा मैंने, 1500 ये हो गया, 4 5 9 9 8 17 17 3 20 200 सही है, 6 और 5 11 सही है, 1 7 8 1721। एक मिनट, इसमें भी कुछ मिस प्रिंटिंग है शायद। 640 565, ओ 565 है ये, सॉरी ये 565 है। वन उससे भी जाएगा लेकिन कैलकुलेशन में दिक्कत हो जाएगी, 565 ये भी है, और 280 और 135, 280 135 ठीक है। ये तो 380 तक क्या जोड़ा गया था हमारा, 380, और ये 565, ये है 565। चलिए, 6 5 11 11 2 13 13 और 1 14, 1400 ये मिल गया, 4 6 10 18 3 21, 210 ये मिल गए, 5 5 10 ये मिल गए, तो 1620 हो गया। इनका औसत निकाला गया, औसत 1620 है, कितनी संख्या थी, 4 4 से डिवाइड कीजिए, 4 चक 16 4 पंजे 20, औसत हो गया इनका 405 हो गया। इनमें एक पांचवा प्राप्तांक जोड़ा गया, ठीक है, तो जब हम पांचवा प्राप्तांक 380 जोड़ा गया, हमारे पास 1620 तो पहले से ही योग मिल गया था, उसमें मैं 380 और जोड़ दूं, ये 2000 हो गया, 2000 हो गया। अब इसका औसत बना दें, 2000 जो है, पांच संख्या तो 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 24 400 हो गया औसत। अब क्या कह रहा है, पांचों संख्या का औसत निकाला जाता है, नया औसत कितना प्रतिशत कम या अधिक है, भाई कम है, कितना कम है ये, कम है कितना, 5 कम है, किससे कम है, 405 से कम है, इंटू 100, 5 5 छठे 40, 5 कम, तो ये हमारा आ जाएगा 81 सही 19 बटे, सॉरी एक बार में जाएगा ना, एक सही 19/81%, कितना कम है। कुछ सी मिसप्रिंटिंग हो जाती है, मैं टाइपिंग ठीक से जानता नहीं, बड़ा समय लगता है इसमें। ए और बी, ए और बी मिलकर एक काम को 15 दिनों में, बी और सी मिलकर उसे 12 दिनों में, सी और ए मिलकर उसे 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ए और बी एक काम को कर सकते हैं 15 दिन में, बी और सी उसे कर सकते हैं 12 दिन में, सी और ए उसे मिलकर कर सकते हैं 10 दिनों में, तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे, तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे, यही पूछा आपसे। बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, लास्ट ईयर इस पे क्वेश्चन भी आया था आपका 2019 में। करते क्या है, हम इनका एलसीएम लेते हैं, 12 15 10 का एलसीएम, जो हमारा कितना होगा 60। अभी यहाँ पे हम, ये हमारा जो एलसीएम होता है यही टोटल वर्क होता है, यही काम कराना है हमें टोटल। अब हम इसको 60 को 15 से डिवाइड करते हैं, ये एफिशिएंसी बनती है, 60 को 12 से डिवाइड करते हैं, ये 5 एफिशिएंसी मिली, 60 को 10 से डिवाइड करेंगे 6 एफिशिएंसी मिली, यानी कि ए और बी की कुल मिला के एफिशिएंसी कितनी है, ये एफिशिएंसी, ये टोटल हमारा क्या होता है, वर्क होता है, कुल काम, और ये एफिशिएंसी होती है। तो ए और बी की कुल मिला के एफिशिएंसी 4 बनी है, बी और सी की कुल मिला के एफिशिएंसी 5 बनी है, सी और ए की एफिशिएंसी कुल मिला के 6 बनी है। अगर हम इनको जोड़ें तो देखिए ध्यान से, एक ए और एक ए, दो ए को जोड़ दीजिए, एक बी और एक बी, दो बी हो गए, इसी तरह से दो सी हो गए, इनको जोड़ने पे हमें क्या मिलेगा, हमसे पूछा तीनों मिलकर, ठीक है, कितने सम करेंगे, तो 60 टोटल काम अपन टोटल एफिशिएंसी होती है, तो 4 और 6 10 और 5 है ना, 15, 15 से डिवाइड कीजिए, 15 चौक 60 होगा। अब दो ए और दो ए है, दो बी है और दो सी मिलकर काम को कर रहे हैं 4 दिन में, लेकिन हमसे तो पूछा ना अकेले, एक ए और एक सी कितने दिन में करेगा। मजदूरों की संख्या आपने आधी की,
समय क्या हो जाएगा दुगना। यहाँ पे एक एक नियम काम नहीं करते, वर्क एंड टाइम के अलग नियम होते हैं। मजदूर आधे किए तो समय दुगना लगेगा, इसलिए 2 इंटू में आएगा। टोटल कितने हो जाएंगे 8 दिन लगेंगे। नेक्स्ट, ए और बी मिलकर एक काम को 8 दिनों में, वैसे ही क्वेश्चन बनाया मैंने। ए और बी मिलकर एक काम को 8 दिनों में, बी और सी मिलकर उसे 15 दिनों में, जबकि सी और ए मिलकर उसे 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले उस काम को कितने समय करेगा, ए अकेले उस काम को कितने समय में करेगा, ये पूछा इस बार। एक स्टेप मैंने बढ़ा दिया है इसमें। वही आप क्या बनाएंगे, टोटल वर्क। और टोटल वर्क कैसे बनता है, इनका एलसीएम लेके। तो 10, 15 और 8 का एलसीएम 120 आएगा। भाई ये एलसीएम आपको निकालना आना चाहिए, फीट से आना चाहिए, नहीं तो इसी में फंसे रह जाओगे। कभी प्रैक्टिस सेट लगवा देंगे, एलसीएम के लिए ही प्रैक्टिस करा देंगे, आप ओरली बनाना सीख जाओगे। 120 को मैं 8 से डिवाइड करूंगा तो 15 एफिशिएंसी मिलेगी ए और बी की। 120 को मैं 15 से डिवाइड करूंगा, 8 एफिशिएंसी मिलेगी बी और सी की। 10 से डिवाइड किया, 12 एफिशिएंसी मिलेगी किसकी, सी और ए की। ये टोटल वर्क है, कुल काम, और ये हमारा क्या एफिशिएंसी। वैसे ही अगर मैं इधर जोड़ूं तो ए के और ए के, यानी 2 ए है इसमें, 2 बी है, और इसी तरह से 2 सी हैं। इधर जोड़ने पे क्या होता है, इधर वर्क एंड टाइम जोड़ने पे क्या होगा, टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी, 12, 8, 20, 15, 135। ठीक, यहाँ से ए बी और सी निकाल लें, ए प्लस बी प्लस सी, टोटल कितना हो जाएगा 120, 1/135। मजदूर आपने आधे किए तो ये दुगने हो जाएंगे। अगर आपसे पूछता कि तीनों मिलकर उस काम को कितने समय में करेंगे, तो आता अब 5 से कैंसिल कर लेते इसको, तो इतना समय आता 5 से कैंसिल करने पर। लेकिन इस बार पूछा है कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। ध्यान से समझिएगा, यहीं पे कई तरीके हैं, उनमें से एक तरीका समझिए। देखिए ए और बी और सी ये 240 काम कर रहे हैं यहाँ पे। ए और बी और सी यहाँ पे 240 जब काम करते हैं तो इनकी कुल एफिशिएंसी कितनी बनती है, कुल एफिशिएंसी कितनी बनती है 135। और यहाँ पे ये सब लोग मिलके कितना काम कर रहे हैं, 120 काम कर रहे हैं। यहाँ 240 काम है, तब इन तीनों की एफिशिएंसी बन रही है 135। यहाँ 120 काम है, तब इनकी एफिशिएंसी जोड़ जोड़ के है ना, जोड़ जोड़ के ये 135 बन रही है। तो हम क्या करें, काम को बराबर कर दें। तो यहाँ पे अगर मैं 2 से गुणा कर दूं, 2 से गुणा कर दूं, 2 से गुणा कर दूं, तो 2 से गुणा कर दूं, तो ये वाला काम और ये वाला काम क्या हो जाएगा, एक समान हो जाएगा। अब हमें काम करना, ध्यान समझिएगा, हमें काम कराना है किससे, ए से। टोटल काम हमारा कितना है 240। अब मुझे नीचे ए की एफिशिएंसी चाहिए। ए बी और सी की टोटल तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, यहाँ देख, 135, 135 है। अब बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है 16, बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है 16। बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है 16। तो 135 में से अगर मैं 16 घटा दूं तो मुझे ए की एफिशिएंसी मिल जाएगी। 135 में से अगर मैं 16 घटा दूं तो मुझे ए की एफिशिएंसी मिल, ये हो गया 240, नीचे हो गया 15 में से 6 जाएगा 9 बचेगा, 12 में से 1 जाएगा 1। ये कटेगा है नहीं, इसे सही बटे में बदल लेना है। ये आएगा 2 सही 2/100। कितने दिन लगेंगे, ये कुछ गड़बड़ हो रही है भाई। एफिशिएंसी, एक ही एफिशिएंसी इतनी ज़्यादा कैसे हो सकती है।
ए, बी और सी की एफिशिएंसी हो गई 240 काम कर रहे हैं तो 135 एफिशिएंसी। ये 135 आया कैसे? सॉरी ये गड़बड़ी 12 8 15, ये गड़बड़ है। 35 एफिशिएंसी होगी, 35 एफिशिएंसी, ये गड़बड़ कर। तो 35 माइनस 16 कर दें, 240, 9, 19, ठीक है, अब सही है। तो 19 1, 19 1 बचता है हमारे पास कितना, 5, 19 दूनी 38, 38 12, 19, हाँ सॉरी गलती हो रही है, 19 1 हो गया, 19 1, 19 5 बचता 50, 19 दूनी 38, बचेगा 12 बटे 19 दिन लगेंगे। अब ठीक है, यहाँ गलती कर दी थी, इसलिए मैं इसे एक बार फिर से समझा देता हूँ आपको। ए और बी, ए और बी मिलकर उस काम को करते हैं 8 दिन में, बी और सी मिलकर करते हैं उसे 15 दिन में, सी और ए मिलकर उसे करते हैं 10 दिन। टोटल वर्क इन कैल्शियम 120, एफिशिएंसी डिवाइड कीजिए 15, डिवाइड कीजिए 8, डिवाइड कीजिए 12। तो अगर मैं जोड़ूं 2 ए, 2 ए है ना, 2 बी है, 2 बी 2 सी। इधर जोड़ने का तरीका क्या होता है, कुल वर्क ऊपर रहेगा अपॉन कुल एफिशिएंसी नीचे, 12 8 20 15 35। तो इधर आ जाएगा क्योंकि हम ए और बी और सी जैसे ही मजदूर आधे की तो समय दुगना लगेगा, यानी 120 इंटू 2 अपॉन 35, ये हो गया 240 अपॉन 35। अब यहाँ पे यही समझना था आपको, क्या समझना, यहाँ आपने इनको दिया है 120 काम और यहाँ पे ये है 240 काम, ए बी सी को 240, गड़बड़ है ना, काम ये दोनों बराबर होने चाहिए थे। तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ 2 इंटू करना होगा, 2 से इंटू करते ही देखो ए और बी की कुल एफिशिएंसी 30 आ गई, बी और सी की कुल एफिशिएंसी 16 हो गई, सी और ए की कुल एफिशिएंसी कितनी हुई, 24 हो गई। अगर मुझे ए से काम कराना है कौन सा, यही 240 काम कराना है, तो मुझे ए की एफिशिएंसी नीचे रखनी होगी। तो ए की एफिशिएंसी कितनी बनेगी, फिर टोटल एफिशिएंसी इनकी कितनी है, तीनों की एफिशिएंसी ए और बी सी की टोटल एफिशिएंसी कितनी है, 35। अगर मैं 35 में से बी और सी की एफिशिएंसी घटा दूं, यानी कि 16 घटा दूं, तो मुझे अपने आप ए की एफिशिएंसी मिलेगी। तो 240 अपॉन 90 जो हमने देख लिया था कितना था, 19 1 5 4, 19 दूनी 38, 12 बटे 19। नेक्स्ट, एक व्यक्ति 54 किलोमीटर की दूरी में से 24 किलोमीटर पैदल, टोटल ये रही, टोटल 54 किलोमीटर है, इसमें से इसने 24 किलोमीटर चला, ये पैदल चला, शेष हमारे पास कितनी बचती है, 30 किलोमीटर की दूरी, और ये साइकिल से चला। पूरी यात्रा में उसे कुल टोटल समय 6 घंटे लगे। साइकिल से उसने उसने दूरी किस चाल से तय की, और जबकि पैदल वो चला 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, यहाँ वो चला है 8 किलोमीटर पर आवर। ये किस चाल से चला, ये पूछा है, ये किस चाल से चला, तो उसने कॉन्सेप्ट खुद दे दिया, कुल लगा समय 6 घंटे। बस हमें पता है स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम,
टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पे टाइम कितना लगेगा, 24 किलोमीटर चला ये 8 की स्पीड से। यहाँ टाइम कितना चलेगा, 30 किलोमीटर चला है v स्पीड से, और टोटल समय लगा 6 घंटे। 8 या 24, ये 3 इधर आके घटेगा, 3 बचेगा। 30/v=3। v की वैल्यू कितनी जाएगी, 10 किलोमीटर/आवर। बड़ा आसान सा सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड था, कॉन्सेप्ट खुद ही देता है, खुद ही दे दिया। टोटल समय लगा 6 घंटे, यहाँ से लगा समय प्लस यहाँ से तक लगा समय, टोटल 6 घंटे का। नेक्स्ट, एक व्यक्ति अपनी यात्रा को 2 भागों में बांटकर तय करता है। ठीक है, 2 भागों में बांट दीजिए। दोनों दूरियां 2 और 3 के अनुपात में है। मान लीजिए 2D है ये, और ये क्या है, 3D है। पहली दूरी उसने 6 घंटे में, इसने 6 घंटे में तय की। दूसरी दूरी उसने 8 घंटे में तय की, 8 घंटे में तय की। यदि यात्रा की कुल औसत चाल 17 किलोमीटर है, यहाँ कुल औसत चाल कितना है, 17 किलोमीटर है। तो उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या है, टोटल दूरी यानी 2D प्लस 3D, यानी मुझे निकालना है 5D के बारे में। तो भाई इसने कॉन्सेप्ट खुद ही दे दिया, कुल चाल इतनी बढ़ गई। तो यहाँ से यहाँ तक हमें पता है स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से ये स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, प्लस यहाँ से डिस्टेंस अपॉन टाइम 2D, ये कितना है, सेकंड। जोड़ लीजिए, क्रॉस मेथड का यूज़ कर लीजिए। 8 दूनी 16, 6 तियां 18, 16 18 कितना होगा, 34D अपॉन 8 6 48, 48, ये हो गया 17। ये इधर जाएगा, टी की वैल्यू कितनी जाएगी, 17 इंटू 48 अपॉन 34, 17 दूनी 34, 2, डी कितना हो गया हमारा 24। हमसे पूछा है 5D के बारे में, 5 इंटू 24 कितना हो जाएगा, 120 किलोमीटर। इसी एग्जाम में आया था ये क्वेश्चन आप। नेक्स्ट, तार के बने एक वृत्त का व्यास 42 सेंटीमीटर है। इस वृत्त को खोलकर एक वर्ग बनाया गया। वर्ग का विकर्ण ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन और बड़ा इंपॉर्टेंट, अक्सर क्वेश्चन मिलेंगे। एक तार के बने एक वृत्त का व्यास दे रखा है। अगर व्यास दे रखा है 42, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आधी होती है ना, तो त्रिज्या इसकी कितनी हो गई, 21। इसे खोलकर क्या बनाया गया है, वृत्त को खोलकर एक वर्ग बनाया गया है। वर्ग का विकर्ण क्या है, इसका डायगोनल पूछा। इसका विकर्ण जो कितना होता है, a√2 होता है। वर्ग का विकर्ण कितना होता है, a√2 होता है। कॉन्सेप्ट क्या आता है, जब भी हम एक 2D फिगर को दूसरी 2D फिगर में बदलते हैं, तो उसकी पैरामीटर बाउंड्री सेम रहती है। बाउंड्री बाउंड्री सेम होगी। तो इसकी बाउंड्री यानी इसकी परिधि जो कितनी होगी, 2πr। इसकी बाउंड्री 1a, 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 a, 4a हो गया। पाई की वैल्यू 22/7 होती है। आर हमें मिली है 21, इधर आई है 2 इंटू ए, 7 या 21, 2 से जाएगा ये 11, 11 या 33, 33, ए की वैल्यू हो गई। अब हमसे विकर्ण कितना पूछा था, डायगोनल पूछा था, जो हमारा a√2 होता है। ए हमें मिला 33√2। बहुत आसान सा क्वेश्चन, बड़ा कॉमन क्वेश्चन मेंसुरेशन। तार के बने एक आयत का विकर्ण 15 सेंटीमीटर है। इस आयत को खोलकर एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया। यदि आयत की विमाएं 4 और 3 के अनुपात में है, तो त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक आयत है, एक रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ होती है, इसकी ब्रेथ होती है। इसे खोलकर क्या बनाया गया है, इस बार एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया। समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं कैसी होती हैं, सेम होती हैं।
आयत की विमाएं 4 और 3 के अनुपात में, यानी कि अगर 4 है तो ये कितनी है, 3 है, और इसका विकर्ण 15 है, 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर। ध्यान समझिए, ये 4x कर देते हैं या 3x कर देते हैं, और ये दे रखी है आपको 15 सेंटीमीटर। त्रिभुज की ऊंचाई निकालिए, त्रिभुज की ऊंचाई जो कितनी होती है, √3/2a। त्रिभुज की ऊंचाई √3/2a होती है। चलिए आ जाइए, हमने बताया इसका परिमाप क्या होगा, 2l प्लस b, भाई 2 लंबाई, 1 और 2 लंबाई और 2 चौड़ाई, 2l प्लस b बाउंड्री। इसकी बाउंड्री क्या होगी, 1a 1a 1a, ये सब बाउंड्री, तो ये बाउंड्री, ये बाउंड्री, ये बाउंड्री, 3 हो जाएगी, इक्वल होगी। अब देखो लंबाई और चौड़ाई के बीच में अनुपात कितना, 4x और 3x। यहाँ इसको मैं अगर थोड़ा सा सेपरेट करूं इस तरह से, एक समकोण त्रिभुज चाहिए, ये वाला हिस्सा मैंने निकाल के अलग कर लिया, एक समकोण त्रिभुज है, ये 3 के अनुपात में, ये 4 के अनुपात में। पाइथागोरन ट्रिपलिटी क्या होता है, 5 के अनुपात में होता है या नहीं होता है, 3 4 5 होता है। तो अगर ये 3 के अनुपात में, ये 4 के अनुपात में, तो 5 के अनुपात में होगा। इसकी वैल्यू दे रखी है, 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 15, यानी 3 गुनी। तो 4 की वैल्यू कितनी देगी, 12, 3 गुनी। हम्म, 5 का 5 की वैल्यू दे रखी है 3 गुनी करके 15 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है 4 का 3 गुना 12 सेंटीमीटर ये हो जाएगी, और 3 का 3 गुना ये कितना हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर। तो रख दीजिए, 2 लंबाई कितनी मिली, 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी मिली, 9 सेंटीमीटर, 12 9 21, 2 इंटू 21, 3 सत्ते के 7 दूनी 14, एक ही वैल्यू हो गई 14। और हाइट कितनी थी, √3/2, समकोण त्रिभुज की हाइट कितनी होती है, √3/2a होती है। तो एच कितनी हो जाएगी इसकी, √3/2, ए कितना है 14, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 सत्ते 14, ये हो जाएगा √3 7√3। नेक्स्ट देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे यदि 1323 को गुणा किया जाए तो यह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। ये 1323 अभी एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, 1323 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसे किसी एक ऐसी संख्या से गुणा करनी है कि ये क्या बन जाए, एक कंप्लीट स्क्वायर बन जाए, एक पूर्ण वर्ग बन जाए। ये हमारा क्वेश्चन है। इसको बनाने का तरीका समझिए, 1323 ये फैक्टर करते हैं। ध्यान से समझिए, पूर्ण वर्ग बनाना है, या पूर्ण वर्ग बनाना है तो हमें क्या करने कोशिश करनी है, इन्हें किसी न किसी वर्ग से काटना है। वर्ग हमारे कौन, या तो 4 से काटें, कोशिश ये करनी है, या 9 से काटें, या फिर इसे 16 से काटें, या 25 से। इससे ज़्यादा आपको टेबल नहीं आती नहीं। तो क्या ये 4 से कट सकता, नहीं। किसी संख्या के अंतिम 2 अंक अगर 4 से नहीं कट रहे हैं तो वो कभी भी 4 से नहीं कटेगा। ये 4 से नहीं कट सकता, 9 से कट सकता है। 9 का नियम है, अंकों का योग अगर 9 से कट रहा है, संख्या 9 से कट जाएगी। 3 2 5 और 1 4, अंकों का योग बनना है 9, इसका मतलब ये 9 से कट जाएगी। ये विभाज्यता के नियम है, 4 से कब कटेगी, 9 से कब कटेगी, 16 से कब कटेगी, 25 से कब कटेगी। तो हमने ये कैसे पहचान लिया 9 से कटेगी, क्योंकि अंकों का योग 3 2 5, 3 8 और 1 9, अंकों का योग 9 बनना है, 9 से कट रहा है, इसका मतलब संख्या 9 से कट जाएगी। काटिए, 9 1 बचता 4, 42 हो गया, 9 चौक 36 बचता 6, 9 सत्ते 63, 147। देखो अब ये किससे कट रहा है, जाहिर सी बात है 7 से कट रहा है, 7 दूनी 14, 7 एकम 7। अब ये किससे कट रहा है, 7 से कटेगा, 7 3 21। देखिए ध्यान से, आपने क्या किया, 1323 के फैक्टर बनाए हैं, एक 9 में तोड़ा, और एक आपको 7 इंटू 7 यानी 7 के वर्ग में मिल गया, और आपके पास 3 बना।
9 एक वर्ग पहले से ही है, 7 का स्क्वायर वर्ग एक पहले से, 3 वर्ग नहीं है। उसने पूछा 1323 में किस संख्या से गुणा किया जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए। तो अगर मैं, भाई वर्ग का मतलब क्या होता है, जैसे 3 का स्क्वायर का मतलब जोड़ा, 5 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जोड़ा, 7 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जोड़ा। तो इसका जोड़ीदार नहीं है, इसका जोड़ीदार मुझे लाना है। तो अगर मैं 3 से इंटू कर दूं तो इसका जोड़ीदार आ जाएगा, नहीं आ जाएगा यहाँ पे, और ये पूर्ण वर्ग बन जाएगी। इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे यदि 3 4 5 6 से गुणा किया जाए तो यह एक पूर्ण संख्या बन जाए। अच्छा, जिसे 3456 को गुणा किया जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए। तो ये अभी पूर्ण वर्ग है या नहीं हमें नहीं मालूम, शायद नहीं होगी इसलिए बनवा रहा है। तो वही तरीका, 3 4 5 6 से फैक्टर कीजिए। फैक्टर करने से पहले आपको ध्यान रखना है, या तो इसे 4 से काटिए, या 9 से काटिए, या 16 से काटिए, या 25 से काटिए। किसी कोशिश ये कीजिएगा कि आप इसे किसी न किसी वर्ग से काटें। काटने के लिए आप 2 से भी काट सकते हो, लेकिन थोड़ा समय वेस्ट होगा। अंतिम 2 अंक इसके कैसे हैं, 4 से कट रहा है, इसका मतलब है संख्या 4 से कटे, 4 से काटे। 4 अट्ठे 32, 2 4 6 24, 4 चौक 16, फिर से 4 से कटेगी, अंतिम 2 अंक 4 से कट रहे हैं। 4 2 4 16। देखो ये 216 क्या होता है, 6 का क्यूब होता है, 6 का क्यूब, 6 36, फिर 6। तो क्या हुआ, आपने काटा, 3 4 5 6 के फैक्टर बना दिए। एक 4 मिला, पूर्ण वर्ग है, एक 4 मिला, पूर्ण वर्ग है। ये 6 6 इंटू 6, ये दोनों भी जोड़ा बना रहे हैं, पूर्ण वर्ग है, ये भी पूर्ण वर्ग बना रहे हैं। लेकिन ये पूर्ण वर्ग नहीं बना रहा है, ये अकेला है भी सिंगल। इसका जोड़ीदार लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6 से मल्टीप्लाई करते करते ही यहाँ पे एक 6 और आ जाएगा, जोड़ीदार मिल जाएगा। इस तरह से इसका आंसर कितना होगा, 6। एक विक्रेता 5 की 4 की दर से कुछ टॉफियां खरीद कर उन्हें 6 की 5 की दर से बेचता रहता है। सौदे में उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होती है। 5 की 4 यानी कि रुपए 5, टॉफी कितनी, 4। 5 रुपए में इसने कितनी टॉफी खरीदी, सीपी कॉस्ट प्राइस। 5 रुपए में कितनी टॉफी खरीदी इसने, 4। उन्हें 6 की 5 की दर से बेच देता है, बेच रहा है। 6 रुपए में कितनी टॉफी बेची इसने, 5। सौदे में उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। कॉन्सेप्ट समझिए आप लोग। खरीदी गई और बेची गई वस्तु बराबर होनी चाहिए। हमें अपने बिजनेस में प्रॉफिट या लॉस तभी पता चलता है जब हम जितनी वस्तु खरीद के लेके आए उतनी ही वस्तु बेच दें, है ना। अब मान लीजिए 100 खरीद के लेके आए और आपने 25 बेच दी, तो आपको पूरा प्रॉफिट पता नहीं चलेगा, लाभ हो रहा है, हानि होगी, आगे चले कुछ भी हो सकता है। तो खरीदी गई वस्तु और बेची गई वस्तु बराबर होनी चाहिए, यही कॉन्सेप्ट हमारा। तो यहाँ आप खरीद रहे हो 4 और यहाँ बेच रहे हो 5 टॉफियाँ, कैसे पता चलेगा लाभ हानि हो रही है। तो 4 और 5 का बराबर होता है अपने एलसीएम 20 का। इसे 20 बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, 5 से गुणा करूँगा, और इसे 20 बनाने के लिए क्या करूँगा, 4 से गुणा। खरीदी गई टॉफियाँ 20, बेची गई टॉफियाँ 20। इन्हें खरीदा गया 25 रुपए में, इन्हें बेचा गया 24 रुपए में, नुकसान हो गया भाई, लॉस हो गया। कितने का, 1 रुपए का लॉस हो गया। और लाभ हानि किस पे देखते हैं, 1 का लॉस किस पे, क्रय मूल्य यानी 25 पे। हानि या लाभ, हमेशा लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पे का, इंटू 100। तो 4% का क्या होगा, उसे लॉस। नेक्स्ट देखते हैं, एक विक्रेता 8 की दर्जन भाई रुपए हमारे पास कितने, 8 रुपए। दर्जन की टॉफियां ये भी हैं, टॉफी दर्जन का मतलब 12। 8 रुपए में इसने 12 टॉफी खरीदी, उन्हें 5 की 6 की दर से बेच दी। 5 रुपए में कितनी बेच दी, 6 बेच दी। खरीदी इस दर से और बेची इस दर से। कॉन्सेप्ट वही, खरीदी गई वस्तु और बेची गई वस्तु बराबर होनी चाहिए। यहाँ खरीद रहे हैं 12 टॉफियाँ, यहाँ बेच रहे हैं 6 टॉफियाँ। क्या करेंगे, खरीदी गई वस्तु बेची गई वस्तु बराबर करने के लिए सिर्फ इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दी। अब देखो आप, 8 रुपये में खरीदी 12 टॉफियाँ, 10 रुपये में बेच रहे हो 6 टॉफियाँ,
तो 12 टॉफियाँ 8 रुपये में खरीदी, 10 रुपये में बेची, प्रॉफिट हो गया भाई, 2 का प्रॉफिट हो गया। प्रतिशत प्रॉफिट, 2 का प्रॉफिट किस पे, 8 पे। हमेशा प्रॉफिट या लॉस सीपी पे निकाला जाता है, 25%। 11/13, 8/11, 13/18, 17/11 में से सबसे छोटा भिन्न क्या है, स्मॉलेस्ट भिन्न क्या है? देखिए भाई, पहले तो मैं कॉन्सेप्ट समझा दूँ। जैसे 8/13 है मेरे पास, 7/10 है। कौन भिन्न बड़ा है, कौन भिन्न छोटा है, इसके निकालने के 2 तरह के होते हैं। पहला मेथड समझिए, जिसे हम कहते हैं क्रॉस मेथड। क्रॉस मेथड क्या कहता है? क्रॉस कीजिए, 10 अठे 80, 13 सते 91, 91 बड़ा, इसका मतलब ये वाला भिन्न बड़ा, यानी 7/10 इज ग्रेटर देन 8/13। 7/10, 11/13, कौन बड़ा कौन छोटा, क्रॉस इंटू कर दीजिए, 13 सते 91, 10 11 110, ये बड़ा आ रहा, इसका मतलब हमारा 11/13 भिन्न बड़ा है किससे, 7/10। इस मेथड से हम क्या करते हैं, दो दो के बीच में कंपेयर करते रहते हैं। एक मेथड और होता है, जो मेरा फेवरेट है, यही सबसे अच्छा लगता है मुझे, इसे कहते हैं कॉमन डिफरेंस मेथड। इसे हटा के करते हैं मेथड 2, सेकेंड मेथड, कॉमन डिफरेंस मेथड। ये क्या है, जैसे 11/13, 14/17, इन दोनों में कौन बड़ा है कौन छोटा है, क्या करते हैं, ये अंश, ये हर है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, इन दोनों का डिफरेंस कितना बनता है, 2 का। इसे 15 कर लेते हैं, अब इसे 15 ही रख देते हैं। 15 और 17 के बीच में डिफरेंस कितने का, 2 का। जब ये दोनों डिफरेंस कैसे हैं, सेम है, यानी कि कॉमन है, तो अंश जिसका बड़ा वो अपने आप बड़ा, 15 बड़ा है, बड़ा हो गया भाई, ये वाला भिन्न इस वाले भिन्न से बड़ा। 18 5 23, 17 5 22, ठीक। डिफरेंस चेक कीजिए इनके बीच में, अंश और हर के बीच में डिफरेंस कितने का, 5 का। अंश और हर के बीच में डिफरेंस कितने का, 5 का। डिफरेंस कैसा हो गया, सेम, सेम यानी कि कॉमन हो गया। अगर ये डिफरेंस सेम है, जिसका अंश बड़ा वो अपने आप बड़ा, 18 17 से बड़ा है, यानी ये वाला भिन्न इससे बड़ा है। क्या होगा अगर ये डिफरेंस सेम नहीं है, 2 का 3 का कर देगा, ये वाला था। यहाँ देखिए, डिफरेंस कितने का है, 2 का, यहाँ डिफरेंस कितने का है, 3 का। क्या ये सेम है, ये दोनों 2 3 सेम है, डिफरेंस सेम नहीं है। अब हम डिफरेंस कैसे सेम बनाते हैं, तरीका क्या है, क्रॉस इधर कर दो, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दो, और इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दो, तो 2 3 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाता है, यहाँ आ जाएगा 22 33, यहाँ हो जाएगा 14 दूनी 28, 33 बड़ा, ये अपने आप बढ़ा जाता है, ठीक है। 10 10 3 13, 9 3 का 9, डिफरेंस इनके बीच में 3 का है, या डिफरेंस कितना है इनके बीच में, 6 का। कॉमन नहीं है, क्या करना होगा, ये अब इस बार ये मत कर देना क्रॉस नहीं करना है,
6 से इधर गुणा कर लो, 3 से इधर, ये भी हो सकता है, कोई टेंशन नहीं है। कि नॉर्मली मुझे इसे 6 बनाने के लिए क्या करना होगा, तो मुझे सिर्फ 2 से इंटू करना होगा इधर। तो 6 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से इंटू करना पड़ेगा। 2 धाम 20 हो जाएगा। ये 20 है, ये 9 है, ये बड़ा है, इसका मतलब ये वाला फ्रैक्शन इससे बड़ा होगा। उम्मीद है ये बात समझ में आई। बस इसी बेस पे मुझे क्या बनाना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इनमें सबसे छोटा भिन्न क्या होगा, देखिए डिफरेंस बनाइए। मैं यहाँ लिख देता हूँ, पता नहीं वहाँ दिखेगा नहीं कहाँ। 11/13, 8/11, 13/18, 17/21। डिफरेंस बनाए कॉमन, अंश और हर के बीच में डिफरेंस। 11 और 13 के बीच में डिफरेंस कितना आएगा, 2 का। 8 और 11 के बीच में डिफरेंस कितना आएगा, 3 का। 13 और 18 के बीच में डिफरेंस कितना आएगा, 5 का। 17 और 21 के बीच में डिफरेंस आएगा, 4 का। अब इन सबको मुझे कॉमन बनाना है, सेम बनाना है। ये कब सेम होते हैं, अपने एलसीएम। एलसीएम पे ये इक्वल हो जाते हैं, कोई भी संख्या अपने एलसीएम पे इक्वल हो जाएगी। तो हमारे पास क्या, 2, 3, 5, 4 का एलसीएम आना है। 2 की कहानी को खत्म, कोई 4 की है, 4 एलसीएम इनका। 2 की कहानी खत्म, क्योंकि 4 बड़ा है इससे। अब 3, 5, 4 में कोई कॉमन नहीं है, तो गुणा कर दीजिए सीधे। 3 इंटू 5, 15 चौक 60। 60 एलसीएम हो गया, यानी ये इन सबको मैं 60 पे बराबर कर सकता हूँ। तो 60 बनाने के लिए मुझे इधर क्या करना होगा, 30 से गुणा करना होगा। इसे 60 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 20 से गुणा करना पड़ेगा। इसे 60 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 12 से गुणा करना पड़ेगा। इसे 60 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 15 से। मुझे चाहिए सबसे छोटा भिन्न। 11 तिया 33, ये 330 मिला। 8 दूनी 16, 160 मिला। 13 छिंग 78, 156 मिला। 17 15 बड़ा है, काफी वैसी वैसी वैसे दिख रहा है साफ साफ। 17 गुणा कर देते हैं। एक 17 पंजे 85 बचता 8, 225, 255 सॉरी। सबसे बड़ा यही हो गया, मतलब ये हो गया, ये हमारा ग्रेटेस्ट हो गया, सबसे बड़ा, यानी कि ये वाला भिन्न। सबसे छोटा हमारा कौन सा हो गया, 156, ये हमारा हो गया स्मॉलेस्ट। यही पूछा था, खत्म। उम्मीद है आपको ये सेशन समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, बहुत सी चीज़ें सीखी होंगी। कल एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ फिर से आएंगे। थैंक यू वेरी मच। जाने से पहले एक रिक्वेस्ट, प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। ऐसा ही मत जाइएगा, भूल जाते हैं आप लोग। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।